हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो हिस्ट्री माइनर का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947, इसकी लास्ट यूनिट आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी बीए प्रोग्राम में 6th सेमेस्टर में हिस्ट्री माइनर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी जो लास्ट यूनिट है टुवर्ड्स फ्रीडम, इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमको स्वतंत्रता मिली, कैसे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स कैसी होती है, क्या होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स यानी कि सांप्रदायिक राजनीति ने क्या भूमिका निभाई हमको आज़ादी दिलाने में या फिर स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में। ठीक है, इसके अलावा आज़ादी तथा विभाजन कैसे एक साथ हुआ। तो यूनिट 5 आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 से। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में, कि कैसे हमको आज़ादी मिली, कैसे स्वतंत्रता हमने हासिल की। तो जब हम स्वतंत्रता की पूरी यात्रा के बारे में जानेंगे, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता थी वो एक कठिन यात्रा थी, एक लंबी यात्रा थी। ऐसे नहीं था कि हमको 1-2 सालों में स्वतंत्रता मिल गई हो। लगभग 200 सालों तक भारत ने गुलामी झेली। भारत लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का उपनिवेश रहा, गुलाम रहा। एंड तब जाकर 1947 में 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन ये जो आज़ादी की यात्रा थी, ये जो स्वतंत्रता की यात्रा थी, ये बहुत लंबी थी। लाखों भारतीयों ने, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया। काफ़ी लोग जेल में गए, काफ़ी लोगों को कैद किया गया, काफ़ी लोग जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे, उनको जेल में भेज दिया जाता था, कैद कर लिया जाता था। एंड कई बार उनको फांसी दे दी जाती थी। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि अन्य लोग जो कि आज़ादी की मांग कर रहे हैं वो आज़ादी की मांग ना करें। तो इस तरीके से अगर हम आज़ादी की बात करें तो ये एक लंबी यात्रा थी। ऐसा नहीं था कि 1-2 वर्षों में स्वतंत्रता मिल गई हो। स्वतंत्रता की जो यात्रा थी काफ़ी कठिन रही, काफ़ी लंबी यात्रा रही, जिसमें कई दशकों तक संघर्ष चला। तब जाकर क्या हुआ, हमको आज़ादी की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब अगर हम भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने के कुछ प्रमुख चरण जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने में मदद की। एंड आज़ादी मिलने से पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई, आइए एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो कुछ प्रारंभिक राष्ट्रवादी गतिविधियां थीं जिन्होंने आज़ादी की भावना को लोगों के मन में जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाई। जैसे कुछ भारतीय बुद्धिजीवी थे, कुछ इंडियन इंटेलेक्ट्स थे जिन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं का पुनर्जागरण किया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए। जैसे हमने यूनिट 1-2 में पढ़ा था, बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भारतीय बुद्धिजीवी थे जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे, कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों तथा सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया। इन्होंने कुछ सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, विधवा का जो सती प्रथा का प्रचलन था कि महिलाओं को विधवा होने के बाद सती कर दिया जाता था। एंड विधवा पुनर्विवाह का उस टाइम पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इन सब बातों पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने कहा कि सती प्रथा गलत है, तो सती प्रथा को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। छुआछूत, जातिवाद, इन सब को भी इन्होंने ख़त्म करने पर जोर दिया, तथा विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको
जलाकर सती करने की बजाय उनका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे सुधारक हुए, कुछ ऐसे सामाजिक सुधारक हुए जिन्होंने आंदोलन चलाए अलग अलग, तथा उन आंदोलनों के द्वारा महिलाओं तथा जो दलित वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोग थे, निचले समुदाय के लोग थे, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उनके अधिकारों की मांग की। ठीक है, तो ये कुछ प्रारंभिक राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जो कि 19वीं सदी में हमको मुख्यतः देखने को मिलती हैं। एंड इन्होंने लोगों के मन में आज़ादी की भावना को प्रचंड किया। ठीक है, जैसे उस टाइम पर आपको पता है सती प्रथा काफ़ी जोरों पर थी। ठीक है, जातिवाद काफ़ी बढ़ा हुआ था, जाति के आधार पर छुआछूत की जो प्रथा थी वो काफ़ी प्रचलन में थी। ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुप्रथाएं थी, इन सब ने लोगों के मन में असंतोष को बढ़ा दिया। अब लोगों ने क्या किया, आवाज़ उठानी शुरू की। सामाजिक सुधार के लिए तो लोग लड़े गए थे, साथ ही साथ लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया, ये भी अनुभव किया कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो इन कुप्रथाओं को फैलने से रोकने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी गतिविधियां इन सब सामाजिक कुप्रथाओं के कारण फैली। ठीक है, एंड इन्हीं जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थीं, इन्होंने लोगों के मन में आज़ादी को लेकर जो भावना थी उसको भी ज़्यादा तीव्र किया। ठीक है, लोगों के मन में एक चाह जगी कि उनको आज़ादी चाहिए। इसके अलावा आपको पता ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया था 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था बेसिकली उसने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई भारत में राष्ट्रवादी जो भावना थी उसको प्रबल करने में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो इसलिए की गई थी कि जो भारत के लोग हैं वो क्या करेंगे, जो भी उनको ब्रिटिशर्स से शिकायत है उसको कांग्रेस के ज़रिए, मतलब कि वो जो एक संस्था एक तरीके से आप बोल सकते हैं पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। तो इसको इसीलिए किया गया था ताकि जो भारतीय लोग हैं वो अपनी समस्या कांग्रेस के सामने रखें एंड कांग्रेस उन समस्याओं का समाधान ब्रिटिशर से मांगे, ताकि 1857 में जैसे क्रांति हुई थी वैसी क्रांति एकदम से दोबारा ना हो। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि 1857 में यानी कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो पहली स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई थी, उस क्रांति के होने का मुख्य कारण ये था कि जो भारतीय सैनिक थे तथा जो अन्य लोग थे उनके मन में असंतोष था ब्रिटिशर्स के प्रति, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि जो लोग थे वो उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिसके ज़रिए वो अंग्रेज़ों से उन शिकायतों के बारे में बातचीत कर सके जो शिकायतें भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों से थी। तो इसीलिए कांग्रेस का गठन एक तरीके से प्रेशर कुकर की तरह किया गया था कि जो भी लोगों के मन में असंतोष होगा, जो भी लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के लिए शिकायत होगी, उन शिकायतों को लोग अपने मन में नहीं रखेंगे बल्कि कांग्रेस के ज़रिए ब्रिटिशर्स तक पहुंचा देंगे, ताकि ब्रिटिशर्स उन समस्याओं का समाधान कर दे तथा 1857 की तरह दोबारा कोई भी क्रांति ना हो। तो इसका निर्माण बेसिकली इसलिए किया गया था कि एक मंच मिल जाए भारतीयों को जहाँ से वो ब्रिटिशर्स से कांटेक्ट कर पाए, ब्रिटिशर्स से बातचीत कर पाए तथा उनको बता पाए कि उनकी समस्या क्या है, ठीक है, उनकी शिकायतें क्या है, तथा ब्रिटिशर्स उन शिकायतों को, उन समस्याओं को सुलझा सकें। अब ये एक ऐसा मंच था जहाँ पर भारतीय नेता ब्रिटिश सरकारों से सुधारों की मांग कर सकते थे ताकि एकदम से कोई क्रांति ना भड़के। ठीक है, लोगों को अगर कोई समस्या होगी तो वो डायरेक्टली कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिशर्स को बता पाए। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या होता है, कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग विचारधाराएं उभर जाती है, नरमपंथी तथा गरमपंथी। नरमपंथी जो थे वो मानते थे कि धीरे धीरे सुधार होना चाहिए तथा धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से हमको स्वशासन की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, वो
क्योंकि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है नरमपंथी, तो ये नरमाई में विश्वास रखते थे। ये मानते थे कि जो काम हम शांति से कर सकते हैं वो हम विरोध करके नहीं कर सकते, वो हम हिंसा करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए नरमपंथी जो थे ये मानते थे कि नरमाई से हमें ब्रिटिशर्स का सामना करना होगा। अगर हम धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से ब्रिटिशर्स को आज़ादी के लिए मनाएंगे तो ब्रिटिशर्स मान जाएंगे। ठीक है, वो मानते थे कि धीरे धीरे सुधार होना चाहिए तथा इसी के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। जबकि जो गरमपंथी थे ये पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे तथा ये मानते थे कि अगर हमको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा का उपयोग करना पड़ जाए तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, गरमपंथी जो थे ये वो लोग थे जो कि काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के थे तथा वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स को हमको हमारा जितना शोषण करना था वो कर चुके हैं और ज़्यादा हम उनको नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से जो गरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो मानते थे कि हमको आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तथा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अगर हमको हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वो भी हम लेंगे। तो गरमपंथी विचारधारा के लोग पूर्ण स्वतंत्रता में तथा हिंसा में विश्वास रखते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बाद गांधी युग आता है। 1920 के दशक से 1940 के दशक तक गांधी युग देखने को मिलता है। ठीक है, उस दौरान महात्मा गांधी जो है वो पूरे देश का दौरा करते हैं, पूरे भारत का दौरा करते हैं। वो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि लोगों की समस्या क्या है। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है वो लोगों को किस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के मन में असंतोष फैला हुआ है ब्रिटिशर्स के लिए, ये सब कुछ एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं गांधी जी। ठीक है, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों का वो दौरा करते हैं। ठीक है, एंड फिर वो लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। लेकिन गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वो मानते थे अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको सत्याग्रह करना होगा, मतलब कि हमको सत्य के लिए आग्रह करना होगा। ठीक है, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। वो मानते थे कि हिंसा से वो काम नहीं हो सकता जो कि अहिंसा से हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो मानते थे कि अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको अहिंसा तथा सत्याग्रह के जरिए ही आज़ादी मिलेगी। तो जो गांधी जी थे वो अलग अलग आंदोलन भी करते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे जो कि गांधी जी करते हैं। ठीक है, एंड बड़े पैमाने पर ये जन आंदोलन किए गए गांधी जी के द्वारा गांधी युग के दौरान। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने, वृद्ध लोगों ने, सभी ने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। उस टाइम पर फिर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन किया गया वो इसलिए किया गया ताकि हमको ब्रिटिशर्स से लड़ने में आसानी हो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, एक सेना का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का नाम देते हैं। अब वो जो सेना थी वो सशस्त्र थी, उस सेना के पास शस्त्र थे तथा सुभाष चंद्र बोस उन लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो अंग्रेज़ों के प्रति विरोध करें। ठीक है, हिंसक तथा सशस्त्र विद्रोह में वो विश्वास रखते हैं। वो मानते हैं कि अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए तो हमको शस्त्रों का उपयोग करना होगा, हिंसा का उपयोग करना होगा। इसलिए उन्होंने आईएनए का गठन किया। ठीक है, तथा आईएनए के गठन में उनको विदेशी जो दूसरे देश जो विदेश थे वहाँ से भी उनको सहायता मिली, जैसे जापान। ठीक है, तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो दूसरे देश थे उनकी मदद से आईएनए का गठन करते हैं। ठीक है, विदेशी सहायता से, ताकि ब्रिटिशर्स से आज़ादी भारत को मिल सके। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज़ादी का रास्ता हमारे लिए खुला, क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था एंड द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश शक्ति को कमज़ोर कर दिया था पूरी तरीके से, क्योंकि ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। तो ब्रिटेन जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था,
कमज़ोर हो गया था, उसकी शक्तियाँ काफ़ी कम हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक, यानी कि 1945 तक। अब ब्रिटिशर्स के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत के साथ भी युद्ध करें, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत को आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 1947 में भारत दो देशों में विभाजित हो जाता है, भारत तथा पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी लंबी तथा कितनी कठिन यात्रा ये थी। ये हमने कुछ घटनाएं देखी, कुछ प्रमुख घटना जो कि उस टाइम पर घटित हुई थी, जिन घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के रास्ते को और भी ज़्यादा आगे की ओर अग्रसर किया। ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं सांप्रदायिक राजनीति के बारे में। तो अगर हम बात करें सांप्रदायिक राजनीति की, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया, सांप्रदायिक राजनीति मतलब कि वो राजनीति जिसमें किसी संप्रदाय का सहारा लिया जाए। संप्रदाय का मतलब एक तरीके से धर्म को आप मान सकते हैं। ठीक है। तो सांप्रदायिक राजनीति वह राजनीति होती है जिसमें धर्म को यानी कि संप्रदाय को राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह राजनीति जिसमें जो प्रतिनिधि है वो जीत हासिल करने के लिए, जीतने के लिए, लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए संप्रदाय का उपयोग करे, धर्म का उपयोग करे या धर्म का सहारा ले, धर्म को इस्तेमाल करे, ऐसी जो राजनीति होती है उसको सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। ठीक है। इसमें धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में विभाजन पैदा करती है तथा सामाजिक सद्भाव को यानी कि सामाजिक एकता को भी खतरा पहुंचाती है। तो इस तरीके से सांप्रदायिक राजनीति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसको एक तरीके से विभाजन का मूल कारण माना जाता है। ये माना जाता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण था वो सांप्रदायिक राजनीति का था। अगर भारत में सांप्रदायिक राजनीति ना होती तो भारत का विभाजन उस टाइम पर ना होता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति को एक बहुत ही मुख्य, बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है विभाजन के पीछे का। ठीक है। तथा सांप्रदायिक राजनीति हमारे समाज में एकता को भी भंग कर देती है, तो इसलिए सामाजिक एकता के लिए भी सांप्रदायिक राजनीति को खतरा माना जाता है। आइए अब देखते हैं भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय तथा विकास कैसे हुआ। बट ये जानने से पहले आपको सांप्रदायिक राजनीति के बारे में प्रैक्टिकली मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर हम बात करें सांप्रदायिक राजनीति की, सांप्रदायिक राजनीति का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए या फिर जीतने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए संप्रदाय का, धर्म का उपयोग करे या धर्म का सहारा ले। जैसे आपने कई बार देखा होगा चुनाव के समय कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ प्रतिनिधि जो होते हैं वो धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ठीक है। तो अगर कोई धर्म के नाम पर वोट मांगे कि आप मुस्लिम हैं तो हमें वोट दें क्योंकि हम भी मुस्लिम हैं, तो इस तरीके से, या फिर अगर आप ईसाई हैं तो आप हमें वोट दें क्योंकि हम भी ईसाई हैं, तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर वोट मांगता है या चुनाव जीतने का प्रयास करता है, लोगों का समर्थन हासिल करने का प्रयास करता है, तो इसको सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। उस टाइम पर भी यही होगा था। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जो थी वो क्या कर रही थी, जितने भी भारत में मुस्लिम थे उनसे धर्म के आधार पर ही वोट मांग रही थी, मतलब कि धर्म के आधार पर उनका समर्थन मांग रही थी। ठीक है। मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या किया, जितने भी मुस्लिम लोग थे उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति का ही उपयोग किया। धर्म के आधार पर उसने लोगों का समर्थन एकत्र किया। ठीक है। तथा मुस्लिमों के लिए एक नए देश की मांग की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय तथा विकास आखिरकार हुआ कैसे था। तो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास करने में, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, ये जो नीति थी ये बहुत ही बड़ा कारण मानी जाती है भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत का।
ब्रिटिशर्स जो थे उनको पता था कि भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो वो मानते थे कि अगर हमको भारत में लंबे समय तक शासन करना है, राज करना है, तो हमको क्या करना होगा, भारत की एकता को भंग करना होगा। एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों की एकता को भंग करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये जो सांप्रदायिक राजनीति थी, इसको लाने के लिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इसमें उन्होंने क्या किया, विभाजन करने का प्रयास किया कि हिंदू तथा मुस्लिमों के बीच में विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है बंगाल का विभाजन। ब्रिटिशर्स ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था, उसको एक बहुत ही बड़ा माना जाता है, एक कारण, एक एग्जाम्पल, उदाहरण सांप्रदायिक राजनीति का। ठीक है, या फूट डालो राज करो की नीति का। ब्रिटिशर्स ने जो बंगाल का विभाजन किया था, वो इसी आधार पर किया था कि हिंदू के लिए अलग तथा मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र बांट दिए थे। ठीक है, जहाँ पर हिंदू रहते हैं वहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे, जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो इस तरीके से बंगाल का उन्होंने विभाजन कर दिया था। ये विभाजन अंग्रेज़ों ने किया था प्रशासन के नाम पर। उन्होंने कहा था कि उनको प्रशासन चलाने में से सहायता मिलेगी। ठीक है, प्रशासन के नाम पर या प्रशासनिक सुविधाओं के नाम पर उन्होंने ये विभाजन किया, लेकिन इसका मुख्य मकसद क्या था, हिंदू तथा मुस्लिमों के बीच में फूट डालना या उनकी एकता को नष्ट करना। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में मतभेदों को बढ़ाने का प्रयास किया ताकि उनकी शक्ति को कम किया जा सके तथा ब्रिटिशर्स की शक्ति बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो तो मुट्ठी भर है, लेकिन भारत के लोग बहुत सारे हैं। तो अगर भारत के लोग एकजुट हो जाए, अगर हिंदू मुस्लिम एकजुट हो जाए, तो ब्रिटिशर्स को कुछ ही दिनों में भारत से निकाला जा सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने फूट डालो राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो एडॉप्ट की। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग कर दिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही उठेगा चुनाव में। ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में। इसके अलावा जहाँ पर हिंदू रहते हैं वहाँ से सिर्फ हिंदू ही उठेगा वोट में जीतने के लिए या चुनाव में। ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में। तो इस तरीके से अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की, जिसके तहत मुसलमानों तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए। इसने भी सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया तथा धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ सामाजिक व आर्थिक कारण भी थे, जैसे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। इन सब ने भी सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। ठीक है, राजनीतिक लाभ भी थे। कुछ राजनीतिक दलों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर बढ़ाकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय तथा विकास हुआ। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक राजनीति का क्या प्रभाव देखने को हमको मिला। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक राजनीति का बहुत ही बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिला। सांप्रदायिक राजनीति की वजह से राष्ट्रीय एकता कमज़ोर हो गई, हिंदू तथा मुस्लिम के बीच में विभाजन हो गया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो थे वो एक दूसरे का साथ देने की बजाय एक दूसरे से ही लड़ने लग गए, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी कमज़ोर कर दिया, राष्ट्रीय एकता को बाधित कर दिया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव बढ़ने लग गया धीरे धीरे, जिसकी वजह से अंततः भारत का विभाजन करना पड़ा। ठीक है, हिंसा तथा दंगे जो थे इनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे हज़ारों लोगों की जानें गई, लाखों लोग अपने जगह से अपने क्षेत्र से विस्थापित हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ
बड़े प्रभाव उस टाइम पर देखने को मिले सांप्रदायिक राजनीति की वजह से। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इसने राष्ट्र की एकता को तो कमज़ोर कर दिया, साथ ही भारत के विभाजन में भी मुख्य भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना तथा सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करना भी एक उस टाइम पर महत्वपूर्ण चुनौती थी। ठीक है, आइए अब हम अपना यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको पढ़ना है भारत के विभाजन के बारे में, कि भारत का विभाजन क्या था, क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, पृष्ठभूमि क्या थी, इसका प्रभाव क्या हुआ। तो आइए जानते हैं। भारत के विभाजन की बात करें तो ये 1947 में हुआ था। विभाजन इसका मतलब होता है बांट देना। ठीक है, तो भारत का विभाजन यानी कि भारत को बांट देना। तो उस टाइम पर क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ 1947 में, जिसमें भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया गया, एक भारत तथा दूसरा पाकिस्तान। अब ये जो भारत का विभाजन था, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। लाखों लोग जो थे, उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया विभाजन के कारण। ठीक है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि विभाजन के कारण क्या क्या थे। पहला है सांप्रदायिक राजनीति, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। सांप्रदायिक राजनीति क्या थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम इन सब लोगों के बीच में विभाजन को बढ़ाने में बहुत ही मुख्य भूमिका इसने निभाई। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति का मतलब है संप्रदाय या धर्म के आधार पर राजनीति करना या राजनीतिक लाभ उठाना, लोगों का समर्थन हासिल करना धर्म के नाम पर। ठीक है, या धर्म का इस्तेमाल करके। तो इसी तरीके से क्या हुआ, सांप्रदायिक राजनीति के कारण हिंदू मुस्लिम संबंधों में भी तनाव पैदा होने लग गए। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति करते हुए ही मुस्लिम लीग ने क्या किया था, एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की थी। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति की वजह से ही मुस्लिम लीग ने एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो इस तरीके से सांप्रदायिक राजनीति जो था, ये एक बहुत ही बड़ा कारण था विभाजन का। नेक्स्ट आता है अलग निर्वाचन क्षेत्र। उस टाइम पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे कानून इंट्रोड्यूस किए, पास किए, जिसके ज़रिए उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की। ठीक है, धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को बांट दिया। ये कहा गया कि जो मुस्लिम है वो सिर्फ मुस्लिमों को ही वोट देंगे तथा जो हिंदू है वो सिर्फ हिंदुओं को ही वोट देंगे। तो इस तरीके से क्या किया, निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए गए। धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, ताकि धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके। इसका प्रभाव ये हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई एंड उसने डिमांड करनी शुरू कर दी एक स्वतंत्र राष्ट्र की। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी इसने एक सेपरेट, एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखा गया उस टाइम पर विभाजन के पीछे। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं विभाजन की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या था पार्टीशन का, विभाजन का। तो 1946 में चुनाव हुए थे, जैसे कि आपने पढ़ाई होगा। 1946 में क्या होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं। अब वो जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जो थी उसको बहुमत मिला, लेकिन मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही बहुमत हासिल किया। तो ये कहीं ना कहीं क्यों होगा था, क्योंकि उस टाइम पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए थे। ठीक है, एंड सांप्रदायिक राजनीति जो थी वो भी अपने चरम पर थी। तो इसका ये प्रभाव देखा गया कि जो हिंदू थे, हिंदू बहुल क्षेत्र जो थे वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला तथा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर मुस्लिम लीग को बहुमत मिला। तो इससे क्या हुआ, सांप्रदायिक राजनीति और भी ज़्यादा तीव्र हो गई, मुस्लिम लीग और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई एंड मुस्लिम लीग ने ये रियलाइज़ किया कि उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही रहे। ठीक है, इसके अलावा 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई। उस योजना के तहत ही भारत का विभाजन किया गया। इस योजना के अनुसार भारत व पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं विभाजन का प्रभाव क्या हुआ। तो विभाजन के प्रभाव की बात करें तो विभाजन का मतलब होता है बांट देना। जब भारत को बांट दिया गया, जब भारत का विभाजन कर दिया गया तो उससे लाखों लोग जो थे
वो अपने घरों से विस्थापित हो गए। लाखों लोग मारे गए, व्यापक हिंसा हुई उस टाइम पर, दंगे हुए, ठीक है, हिंदू तथा मुस्लिमों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। इसके अलावा वो क्षेत्र जहाँ पर हिंदू बहुलता में थे वहाँ पर मुस्लिमों को मारा गया, एंड वो क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम बहुलता में थे, जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया। इसके कारण क्या हुआ, लाखों लोग जो थे वो मारे गए, ठीक है। इसके अलावा लोग जो थे वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। काफ़ी लोग थे जो कि अपने घरों से बेघर हो गए, उनको शरणार्थी बनना पड़ा दूसरे क्षेत्र में जाकर, ठीक है। धार्मिक विभाजन उस टाइम पर हुआ। विभाजन ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को गहराई से प्रभावित किया, सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। इसके अलावा लाखों लोग शरणार्थी बन गए। लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता उस टाइम पर देखी गई। विभाजन के बाद भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली, ठीक है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दोनों देशों में आ गई। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। भारत का विभाजन एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यह सांप्रदायिक राजनीति के खतरों को दर्शाता है। भारत का विभाजन एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है सांप्रदायिक राजनीति के खतरे का। अगर कोई पूछे सांप्रदायिक राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है, तो आप उसको भारत के विभाजन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि भारत का विभाजन कहीं ना कहीं मुख्य कारण था, एक बड़ा कारण था भारत के विभाजन का। एंड सांप्रदायिक राजनीति किस हद तक राष्ट्र की एकता को नष्ट कर सकती है वो भी इससे हमें पता चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं से आपकी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपकी वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करिए। थैंक